बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के 5वें चैप्टर का 5वां लेक्चर जो है वो शुरू कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट पर हम बातें करने लगे हैं। गैसेस और लिक्विड पर बातें हो चुकी हैं सारी। सॉलिड स्टेट में आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, जिस वजह से सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इनके मॉलिक्यूल चूँकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इनके दरमियान चूँकि स्पेसेस बहुत कम होती हैं, इस वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते और ये अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। ये सिर्फ एक तरह की मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, यानी अपने पॉइंट जो मरकज़ी पोजीशन है उससे आगे पीछे, जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ये सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन करते हैं और अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। इस वजह से आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं ये फ्लो नहीं करते। जैसे आपने देखा लिक्विड्स फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं, अगरचे हमें गैसेस नज़र नहीं आती लेकिन गैसेस फ्लो करती हैं, लेकिन सॉलिड अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसी वजह से इनकी डेफिनेट शेप होती है। अब इनकी हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। जो पहली इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी डेफिनेट शेप होती है। इस पर तो मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये अपनी जगह छोड़कर नहीं जाते। इस वजह से ये एक डेफिनेट शेप रखते हैं। ये उस बर्तन पर डिपेंड नहीं करते जिसके अंदर आप इन्हें रखा हो, इनकी अपनी एक शेप होती है और ये उस शेप को बरकरार रखते हैं। दूसरी है कंप्रेसिबिलिटी। इनके मॉलिक्यूल चूँकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती, इस वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। आप जितना मर्जी इनको प्रेस करें, इनके मॉलिक्यूल फर्दर एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ हीट। आप जब हीट देते हैं या टेम्परेचर राइज करते हैं सॉलिड का, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। आप कंटिन्यूसली अगर सॉलिड को हीट अप करते रहें तो इनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं द मेल्टिंग ऑफ लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड यानी मेल्ट होना शुरू हो गया है, अब वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है लिक्विड्स में पोजीशन जो होते हैं वो मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जिस पर इनकी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों के दरम्यान में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है, और जब लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये ऊपर जो वाला जो फिनोमेनन है ये मेल्टिंग को वाज़े कर रहा है, और नीचे वाला जो पॉइंट है ये फ्रीजिंग को ज़ाहिर कर रहा है। दोनों केसेस में मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी ध्यान में रखें आप, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं, और इन दोनों टेम्परेचर्स पर उसकी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी को एग्जिस्ट करती हैं। 50% सॉलिड होता है, 50% लिक्विड होता है। जैसे हम 0 डिग्री पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो आप देखते हैं पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50% वाटर होता है और 50% आइस होती है। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले जाते हैं और माइनस में, तो फिर सिर्फ आपको बर्फ़ मिलती है, पानी गायब हो जाता है, क्योंकि सारे का सारा पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब बर्फ़ को आप गर्म करेंगे तो 0 डिग्री वो ज़ाहिर है पानी में बदलेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50% वाटर होगा और 50% आइस होगी, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। और जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चले जाएंगे तो सिर्फ आपको वाटर मिलेगा, बर्फ़ जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे सॉलिड चूँकि अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाते, तो इनकी डिफ्यूजन ना होने के बराबर होती है, 0 के करीब होती है। इनके मॉलिक्यूल चूँकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है पर यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सॉलिड में मॉलिक्यूल चूँकि एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड और गैसेस की निस्बत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट जी मेल्टिंग पॉइंट पे बातें हो गई हैं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों पे बातें हो चुकी हैं।
अच्छा जी, ये एक सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर आई है। सोडियम क्लोराइड एंड आयनिक कंपाउंड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 801 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas molecular solids such as ice has a relatively low melting point of 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन आपसे पूछ रहा है, रीजन इसकी ये है कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होता है, ओपोजिट आयंस मौजूद होते हैं जिन पर ओपोजिट चार्जेस होते हैं, केटाइंस और एनाइंस। इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होती है, इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। यही वजह है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का वो बहुत हाई है। इसकी निस्बत आइस में आपको पता वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब वो पानी के मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं तो उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड की निस्बत बहुत कमज़ोर होती है। उसका ये नतीजा निकलता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत लो होते हैं वाटर के सोडियम क्लोराइड की निस्बत, क्योंकि उसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आगे एक फिनोमेनन दिया हुआ है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को आप जरा समझ लें। सब्लिमेशन, आपने एक तरतीब देखी हुई है कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, हीट जब हम इसे देते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट होता है। ये जनरल जो तरतीब है आपने यही देखी हुई है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको आप गर्म करें तो वो लिक्विड फेज में नहीं आते, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसकी एग्जांपल आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है और कैम्फर है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये वो सॉलिड्स हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, इनकी लिक्विड स्टेट जो है वो नहीं आती दरमियान में। तो ये आपका हो गया खत्म। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड एक टॉपिक रह गया है। सॉलिड्स की जो टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स में ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, जिन पार्टिकल्स ने क्रिस्टल को बनाया है, ये सॉलिड को बनाया है, उनके दरमियान एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की शेप आपको पता क्यूबिक होती है। ये मॉलिक्यूल तरतीब से अपनी जगहों पे जुड़े होते हैं, एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। और जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, मॉलिक्यूल बेतरतीबी से पड़े होते हैं। एक और भी डिफरेंस है इनके अंदर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। मसलन अगर कोई सॉलिड मेल्ट होता है फर्ज करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सारे का सारा सॉलिड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, इनका रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसमें ये मेल्ट होते हैं। मसलन एक सॉलिड 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना शुरू हुआ, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट होता रहेगा। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है, शार्प नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके मॉलिक्यूलों में ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, और अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, इनके मॉलिक्यूल में कोई अरेंजमेंट नहीं होती। जैसे मट्टी आप कह लें, मट्टी इकट्ठी काम करते हैं, कोई मॉलिक्यूलों में अरेंजमेंट नहीं है। तो ये जो नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है दैट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। इनका डिफरेंस आपको बता दिया। आगे एक और टॉपिक है एलोट्रॉपी। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। मसलन कार्बन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कार्बन डायमंड की शक्ल में भी होती है, कार्बन ग्रेफाइट की शक्ल में भी होती है, और कार्बन बकीबाल की शक्ल में भी होती है। डायमंड की जो शेप है वो कार्बन की जो टेट्राहेड्रल शेप है उससे मिलती है, वो है। मैं टेट्राहेड्रल शेप भी आपके सामने बना देता हूँ। ये शेप जो है ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाती है। हर एटम आगे भी किसी से जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होगा, इसी तरह ये भी आगे किसी से जुड़ा होगा, इसी तरह ये एलिमेंट भी आगे जुड़े होंगे किसी से, इसी तरह ये एलिमेंट भी आगे फर्दर 3 कार्बनों से जुड़ा होगा। ये जो आपको तरतीब में मैंने दिखाई है 4 एटमों वाली, एक कार्बन के जब 4 एटम, इसे टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। ये डायमंड की शेप है। डायमंड आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें अब तक डिस्कवर हुई है सबसे हार्ड चीज़ है।
हालांकि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इसके हार्डनेस की रीज़न ये है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में रिवॉल्व करते हैं, इससे पूरी स्ट्रक्चर एक जान बन जाती है और ये बहुत हार्ड होते हैं। इनमें चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से ये नॉन कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती और इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। इसकी निस्बत जो ग्रेफाइट है उसकी शेप इस तरह की होती है, ये आगे जुड़े होते हैं और इनमें लेड होती है, ये खाली लेयर आएगी, इसके नीचे फिर एटम आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, और ये जो स्पेशल होती हैं इसकी वजह से इनके अंदर से बिजली गुजर जाती है। तो बकीबाल जो होते हैं वो 60 एटम जो कार्बनों के आपस में एक जैसे बॉल होता है, फुटबॉल, उस तरह के शेप में आपस में जुड़े होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बकीबाल कहते हैं। तो ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन की हैं। ऑक्सीजन की भी आप 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म जानते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है O2 की शक्ल में भी एग्जिस्ट करती है, O3 की शक्ल में भी एग्जिस्ट करती है। O2 की शक्ल में हम इसे ऑक्सीजन कहते हैं और O3 की शक्ल में हम इसे ओजोन कहते हैं। इसी तरह फास्फोरस की भी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक वाइट फास्फोरस है और एक रेड फास्फोरस है। सल्फर की 3 है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक और तीसरी है प्लास्टिक सल्फर। ये सल्फर की 3 फॉर्म है। इसमें प्लास्टिक सल्फर जो है ये कंपैरेटिवली लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी आपने सॉलिड में मेल्टिंग देखा है, यानी मेल्टिंग पर सॉलिड और लिक्विड दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसी तरह ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। तो ये एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी याद रखिएगा प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलोट्रॉपी। ये आपकी किताब में ग्रेफाइट का, डायमंड का तज़किरा है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। इसके अलावा सल्फर की भी 3 टाइप्स दी हुई हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर। यहाँ पे एक सेल्फ असेसमेंट दी हुई है 5.8, ये देखें ज़रा, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 उन्होंने ऊपर जो है ना चार्ट बनाया हुआ है, एक में उसने वैल्यूज दी हुई है, बाकी आपने खुद फिल करनी है। पहली जो सॉलिड वाली लाइन में देखें, पहली लाइन में सॉलिड के आगे लिखा हुआ है हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के नीचे आप लिखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, और गैसेस के केस में आप लिखेंगे नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरी है जी लिक्विड में लिखा हुआ उसने पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर बट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये लिक्विड में लिखा हुआ है। सॉलिड में आप लिखेंगे कि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और गैसेस के केस में आप लिखेंगे कि पार्टिकल एक दूसरे के करीब नहीं होते और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होते हैं। और लास्ट में उसने गैसेस के नीचे लिखा हुआ है पार्टिकल मूव अबाउट फ्रीली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड के नीचे भी आप लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल रैंडमली और फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और सॉलिड के केस में तो वो फ्रीली मूव करते ही नहीं है, वो अपनी पोजीशन पर बरकरार रखते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। थैंक यू।